जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स या फिर जो आप कर सकते हैं, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। ये मैसेज रिलेटेड है एआईबी एग्जामिनेशन के बारे में। बहुत से यूट्यूब चैनल चैनल पे जो है डिफरेंट डिफरेंट बातें कर रही है कि एआईबी एग्जाम अब नहीं होगा, सीओपी जो है अब कंटिन्यू रहेगा। अ, तो इसी के बारे में मैं आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ कि बहुत से यूट्यूब चैनल पर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं एआईबी से रिलेटेड। और ये मिसलीडिंग जो है इंफॉर्मेशन आपको कहीं इंफॉर्मेशन गेन करने में मिस्टेक भी कर सकती है, क्योंकि एआईबी एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे। और सुप्रीम कोर्ट ने दो 27 सितंबर और 28 सितंबर को हेयरिंग करने के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, 5 बेंच की, इन्होंने रिजर्व रखा है और इन्होंने अभी तक ऑर्डर या तो कोई जजमेंट दिया नहीं है। तो भी मीन्स जजमेंट नहीं आने के बाद भी अब कई यूट्यूब चैनल पे जो है डिफरेंट डिफरेंट बातें कर रही है एआईबी से रिलेटेड, और वो बोल रहे हैं कि अब ये एआईबी नहीं होगा, सीओपी जो है वो अब लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। इसी के कंफ्यूजन के बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल से बात करूंगा, इसलिए वीडियो पूरा डिटेल से देखिए और अपना देखिए सच्चाई क्या होता है कि सीओपी आखिर होता क्या है, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट क्या होता है। क्योंकि बहुत से जो है नए एडवोकेट है जो एनरोल किए हैं या फिर जो एनरोल कराने वाले हैं, एलएलबी किए हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सीओपी और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट दोनों होता क्या है। दो कुछ तो समझ रहे हैं कि सीओपी अलग होता है, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अलग होता है। कुछ समझते हैं कि सीओपी और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट दोनों एक ही होता है। तो इसी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इस वीडियो में कि सीओपी क्या होता है, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट क्या होता है और एआईबी होगा या नहीं होगा, इसकी सच्चाई क्या है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है वीडियो देखिए। और लॉ से रिलेटेड वीडियो रहता है, पॉलिटिकल एनालिसिस से और सोशल एनालिसिस से वीडियो रहता है, और जजमेंट जो हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का इम्पोर्टेंट जजमेंट होता है जो सोशल मैटर से रिलेटेड होता है, उसका भी जो हम इस वीडियो पे इंफॉर्मेशन देते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। तो आइए अब मैटर पे आते हैं, जो कि एआईबी एग्जाम के बारे में बहुत से यूट्यूब चैनल पे जो है मिसकंसेप्शन हो रहा है या मिस्टेक हो रहा है, या फिर जो है ना गलत इंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा है अमंग जो है जो न्यू एडवोकेट है जो एआईबी के एग्जाम देंगे, और फिर या तो एलएलबी किए हुए हैं और वो एनरोलमेंट नहीं कराए हैं और वो एआईबी का वेट कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के बीच में गलत इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है। तो अब मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जैसा कि मैं बताया कि एआईबी होगा या नहीं होगा, ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है। और ये मैटर लगभग 1.5 ईयर से चल रहा है, जिसको काउज जो है 1 ईयर से अभी एग्जाम भी नहीं हुआ है। और ये 27 सितंबर और 28 सितंबर को इसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास हियरिंग हुई, और एआईबी से रिलेटेड और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो मैटर था वो सब क्लब कर दिए गए। और ये क्लब करने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास गई, और जैसा कि मैं बताया 27 और 28 सितंबर को इसकी हियरिंग हुई। और हियरिंग होने के बाद इमीडिएट वे में कोई भी ना तो ऑर्डर पास हुआ और ना तो जजमेंट पास हुआ। उन्होंने
जजमेंट को रिजर्व रख लिया या तो कहीं ऑर्डर को रिजर्व रख लिया। इवन इंटरिम ऑर्डर भी कुछ नहीं दिया गया सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कि आप एआईबी का एग्जाम कराइए या नहीं कराइए, क्यों नहीं कराइए। ये सब कुछ इंटरिम ऑर्डर भी पास नहीं हुआ और किसी तरह का जजमेंट भी पास नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे स्पष्ट समझ लीजिए कि एआईबी होगा या नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन बहुत से यूट्यूब चैनल पे अपना जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि यह भी नहीं होगा। तो आप इस कंफ्यूजन में दूर रही हो जाइए कि यह भी होगा या नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे पता चलेगा। अब थोड़ा सा आपको मैं, हालांकि मैंने वीडियो बना के बताया है कि यह भी के एग्जाम के बारे में सुप्रीम कोर्ट का और भारत सरकार का और जो है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का और पेटिशनर जो था जो चैलेंज किया था उसका क्या व्यू था, उसके बारे में डिटेल वीडियो में बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन ब्रीफ में यहाँ बता दूं, एकदम संक्षेप में आपको यहाँ बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पूरे में सहमति में है कि एआईबी एग्जाम होगा। अब वो एआईबी एग्जाम प्री एनरोलमेंट एग्जामिनेशन होगा या पोस्ट एनरोलमेंट एग्जामिनेशन होगा, ये डिपेंड करता है जजमेंट पे। अब है कि प्री एनरोलमेंट एग्जामिनेशन के बारे में जो भारत सरकार के जो अटॉर्नी जनरल है ये भी पूरा सहमत थे। ये पोस्ट एनरोलमेंट एग्जामिनेशन के बारे में सहमत नहीं थे, लेकिन जो है प्री एनरोलमेंट के एग्जामिनेशन के बारे में पूरा सहमत थे। साथ में जो एमिकस जो नियुक्त किया गया था सुप्रीम कोर्ट के बेंच के द्वारा, जो कस्टोडियल बेंच था, उन्होंने भी जोर दिया था कि प्री एनरोलमेंट और एआईबी होना चाहिए, पोस्ट एनरोलमेंट एआईबी का कोई भी मीनिंग नहीं है। और साथ में जब जो एआईबी को चैलेंज किया था पेटिशनर, उन्होंने भी अपनी सहमति जताई कि प्री एनरोलमेंट के पक्ष में हम हैं, पोस्ट एनरोलमेंट के पक्ष में नहीं है। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी जो है वहां पे प्री एनरोलमेंट के पक्ष में थी और पोस्ट के एनरोलमेंट के पक्ष में थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का डुअल नेचर यहाँ पर था कि वो ज्यादा समझ रही थी कि पोस्ट एनरोलमेंट होना चाहिए, क्योंकि उनको जो है 10 ईयर से वो ले रहे हैं और इसमें वो पूरे तरह से जो है मीन्स पूरी तरह से प्रोसेस में है और उनको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का चेंजिंग करने में प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए वो पोस्ट एनरोलमेंट के पक्ष में थी और वो बोली कि प्री एनरोलमेंट भी हम लेंगे, लेकिन हमको जो है जब ऑर्डर मिलेगा तो फिर ये 15 दिन 20 दिन महीने दिन हमको प्रोसेस बनाने में टाइम लगेंगे, लेकिन हम प्री एनरोलमेंट के भी पक्ष में। तो आप यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट भी एआरबी के पक्ष में, उन्होंने जो है पेटिशनर जो था उसको भी इस कटघरे में लिया था कि आप क्या चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस प्रोफेशन में, ये एक नोबल प्रोफेशन है, इसमें कोई भी व्यक्ति केवल कहीं से भी कहीं से भी एलएलबी कर ले और सीधा एनरोलमेंट करके वो एडवोकेट बन जाए और कोर्ट में भीड़ लगावे और नॉलेज कुछ ज्यादा नहीं रहता उसके पास। तो इस पे भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूरा पक्ष में है कि एआईबी हो, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट पक्ष में है कि एआईबी हो तो उसका परसेंटेज, जो पासिंग परसेंटेज है वो 40 मार्क्स का जो है, मीन 40% है 100 में, जो है वो 60% होना चाहिए, ताकि जो है वहाँ पे कम स्टूडेंट और अच्छे जो है वहाँ पे एप्लीकेंट पास कर सके। साथ में जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड इंग्लिश एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड को थोड़ा टफ भी बनाने के पक्ष में है। साथ में जो है सुप्रीम कोर्ट नेगेटिव मार्किंग के भी पक्ष में है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट पूरी पक्ष में है कि आईबी एग्जाम होगी। अब प्री होगी कि पोस्ट होगी, इस सिचुएशन पर डिपेंड करता है, उसके जो है ऑर्डर पर डिपेंड करता है या जजमेंट पर डिपेंड करता है। और ये आप यही समझ लिए कि एआईबी के पक्ष में सभी पक्ष, गवर्नमेंट भारत सरकार के जो अटॉर्नी जनरल थे वो भी पक्ष में है, एमिकस जो सीएस वैद्यनाथन नियुक्त किए गए थे वो भी पक्ष में है, सुप्रीम कोर्ट भी पक्ष में है, और जो भी पेटिशनर थे एआईबी को चैलेंज किया था वो भी प्री एनरोलमेंट के पक्ष में है। तो आप यहाँ पे पूरी तरह से दिमाग से निकाल दीजिए कि एआईबी एग्जाम नहीं होगी। एआईबी एग्जाम होगी, लेकिन वो प्री होगी कि पोस्ट होगी ये डिपेंड करेगा जो है जजमेंट पे, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आए पे।
अब दूसरी बात जो है ये है कि एनरोलमेंट सर्टिफिकेट और सीओपी क्या दोनों एक ही होता है? तो यहाँ मैं आपको क्लियर बता दूं कि एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अलग होता है और सीओपी अलग होता है। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो होता है, जब एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत जब एनरोलमेंट करते हैं स्टेट बार काउंसिल में, तो स्टेट बार काउंसिल एक एनरोलमेंट सर्टिफिकेट देता है आपको, जो केवल आपको एनरोलमेंट नंबर, मीन्स एडवोकेट एक्ट के अंदर तो रोल जो होता है, उस रोल में जो आपका नाम दर्ज होता है, उस नाम दर्ज का जो है नंबर आपके पास इशू किया जाता है, वो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होता है। लेकिन सीओपी जो होता है, सीओपी उसी व्यक्ति को मिलेगा जो एआई अभी के हिसाब से जो एआईबी पास करता है, और पास करने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया इशू करती है। तो आप यहाँ पे समझ गए कि स्टेट बार काउंसिल जो है, जितने भी स्टेट में बार काउंसिल हैं स्टेट में, वो जो एनरोलमेंट के समय सभी एनरोलमेंट किए हुए एडवोकेट को जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं, वहां पे लिखा हुआ रहता है एनरोलमेंट नंबर। वो सर्टिफिकेट जो है सभी को मिलता है, जितने भी एलएलबी 3 इयर्स के किए हैं या 5 इयर्स के, वो एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत वो किसी स्टेट बार काउंसिल में जब वो रजिस्ट्रेशन करा है, मीन्स एनरोल करा है, तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन सीओपी जो है वो जब तक एआईबी मीन्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो होता है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है, उसको पास नहीं करेगा, तब तक उसको सीओपी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिफरेंस बता दूं कि एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो स्टेट बार काउंसिल इशू करती है, वो इनिशियली प्रोविजन होता है, मीन्स प्रोविजनल होता है, 2 ईयर तक का ही प्रोविजनल रहता है वो, अभी के लॉ के हिसाब से। जो राइट टू प्रैक्टिस जो रूल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो निकाली थी, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रूल्स 2010, उसके हिसाब से राइट टू प्रैक्टिस उसी व्यक्ति को है जो व्यक्ति बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास किया है और सीओपी इशू किया है, वो व्यक्ति ही प्रैक्टिस करने के योग्य है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि एनरोलमेंट सर्टिफिकेट और सीओपी क्या होता है। अब है कि सीओपी और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट में जो है अंतर भी आपको मैं समझ में दिया, लेकिन सीओपी क्यों इशू किया जाता है, अब ये समझ लीजिए। जब आप एनरोलमेंट कराते हैं, तो एनरोलमेंट इनिशियली जो है 2 ईयर का प्रोविजनल होता है। अब वो प्रोविजनल एनरोलमेंट के लिए आपको कंटिन्यू करने के लिए, या मीन्स आपको जो है उसको परमानेंट करने के लिए, वो रजिस्ट्रेशन जो आपका एनरोलमेंट हुआ है, या मीन्स एडवोकेट रोल पे जो रजिस्ट्रेशन हुआ है आपका, वो 2 ईयर का प्रोविजन है। अब उस प्रोविजनल को मीन्स जो है प्रोविजनल जो है उसको आप कंटिन्यू करने के लिए या परमानेंट करने के लिए, आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो रूल जो बनाई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन का, उसको पास करना होगा। आप जब पास करेंगे, तो आपका पास करने के बाद आपके नाम से बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं कि स्टेट बार काउंसिल, बार काउंसिल, फिर से स्पष्ट बता देता हूँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इशू करती है सीओपी, ना कि स्टेट बार काउंसिल। स्टेट बार काउंसिल के ऑफिस से आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो इशू करती है सीओपी, वो मिलेगा। लेकिन आप ऊपर में देखे रहेंगे, जब सीओपी होती है, तो वहां पे स्टेट बार काउंसिल नहीं लिखा रहता है, वो जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया रहता है। तो यहाँ पे डिफरेंसेज आप समझ गए। लेकिन जो है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होता है, वहां पे स्टेट बार काउंसिल लिखा रहता है। मीन्स अगर आप यूपी स्टेट के हैं तो यूपी स्टेट बार काउंसिल लिखा रहेगा, बिहार के हैं तो बिहार लिखा रहेगा, महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र रहेगा, दिल्ली का है तो दिल्ली लिखा रहेगा उस एनरोलमेंट सर्टिफिकेट पे। लेकिन सीओपी जो होता है, वो स्टेट बार काउंसिल नहीं लिखा रहता है, उस पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया रहता है। अब जब सीओपी जब इशू होगा, तो जब सीओपी इशू होने के बाद इसका मैसेज स्टेट बार काउंसिल के पास जाता है, उसका सर्टिफिकेट जाता है, तो स्टेट बार काउंसिल क्या करती है, आपका 2 ईयर का जो एनरोलमेंट प्रोविजनल बेसिस पे एनरोलमेंट किया जाता है और इशू किया जाता है, जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, वो आपका परमानेंट हो जाता है।
तो यहाँ पे स्पष्ट आपका हो गया कि जब तक आपका सीओपी इशू नहीं होगा तब तक एनरोलमेंट जो प्रोविजनल बेसिस पर होता है वो परमानेंट नहीं होगा। अगर 2 ईयर में का प्रोविजनल हो रहा था वो प्रोविजनल 2 ईयर के बाद सस्पेंड कर जाएगा अगर आप सीओपी नहीं मिलता है आपको, मीन्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम पास नहीं करते और सीओपी नहीं मिलता तो 2 ईयर का जो प्रोविजनल एनरोलमेंट रहता है वो आपको सस्पेंड कर जाएगा। अब जब जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम मीन्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कंडक्ट करती है और एआईबी उसका एग्जाम देके आप पास नहीं करेंगे, सीओपी नहीं मिलेगा तो वो आपका एनरोलमेंट जो प्रोविजनल बेसिस पर रहता है वो सस्पेंडेड रहेगा आपका। इसलिए आप जो देखे होंगे कि जब आपको जो है सीओपी मीन्स एनरोलमेंट सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वहां पे प्रोविजनल नंबर लिखा था, प्रोविजनल एनरोलमेंट नंबर, और जो आईडी कार्ड दिया जाता है वो भी प्रोविजनल रहता है, उस पर ईयर लिखा रहता है किस ईयर में रजिस्ट्रेशन हुआ है कौन सा, उस ईयर से 2 ईयर तक का आपका लिखा रहता है। वो वही चीज जो है आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट पे भी लिखा रहता है। लेकिन जब आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एआईबी एग्जाम पास कर जाएंगे तो आपको जो सीओपी मिलेगा तो आपको एक परमानेंट आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट से मिलेगा जिसपे जो है आपका एनरोलमेंट नंबर रहेगा। तो जिस ईयर आप आज परमानेंट होगा उस ईयर से ले केवल वही ईयर लिखा रहेगा, प्रोविजनल नहीं लिखा रहेगा उस पे। और आईडी कार्ड जो आपको मिलेगा वो आईडी कार्ड पे प्रोविजनल नहीं लिखा रहेगा और जो ईयर जो लिखा रहेगा वो केवल इशू करने का जो ईयर होगा उसी ईयर वही ईयर लिखा रहेगा, आपका एंडिंग ईयर नहीं लिखा रहेगा। लेकिन प्रोविजनल जो इशू किया जाएगा उस पे 2 ईयर का जब से जब इशू किया गया और जब 2 ईयर खत्म होता है तो वो आपको मेंशन रहता है प्रोविजनल पे। लेकिन जब सीओपी आपको मिल जाता है एआईबी एग्जाम पास करने के बाद तो आपको वहां पे जो है प्रोविजनल नहीं रहता है, वो आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट पे नहीं रहेगा और आपको जो है आई कार्ड पे भी प्रोविजनल नहीं रहेगा और ईयर एंडिंग नहीं रहता वहां पे। अब ये कुछ तीसरी बात जो है कुछ कुछ व्यक्ति ये भ्रम फैला रहे हैं कि सीओपी का वैलिडेशन या ये लाइफ टाइम परमानेंट रहेगा। तो आपको यहाँ पे स्पष्ट बता दूं बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है अभी सीओपी इशू करने के लिए मना कर दिया और साथ में जो जिसका जनवरी समय जो है सीओपी खत्म हो रहा था, मीन्स सीओपी करने का वैलिडिटी खत्म हो रहा था, सीओपी परमानेंट रहती है लेकिन वैलिडेशन आपको हर 5 ईयर पे कराते रहना पड़ेगा। अब क्या वैलिडेशन होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जैसा कि मैं बताया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है अभी सीओपी इशू करने के लिए मना कर दिया प्रत्येक स्टेट बार काउंसिल को। अब इस जो है सीओपी का वैलिडेशन पे बात करते हैं कि सीओपी का वैलिडेशन हर ईयर हर एडवोकेट को जिसको सीओपी मिला है उसको रीवैलिडेशन कराना पड़ेगा। रीवैलिडेशन का अर्थ होता है कि आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा लेकिन आपको अपना कंफर्मिटी या अपना कंफर्मेशन देना पड़ेगा कि आप एडवोकेसी का वर्क कर रहे हैं। कौन सा जो है बार एसोसिएशन में, यहाँ बार काउंसिल नहीं है या तो स्टेट बार काउंसिल नहीं, यहाँ पे कौन सा बार एसोसिएशन में आप परमानेंटली काम कर रहे हैं, किस कोर्ट में आप काम कर रहे हैं, किस जगह आप काम कर रहे हैं और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो परमानेंट है। एआईबी पास किए हैं तो कौन सा ईयर में एआईबी पास किए हैं, सीओपी मिला है तो कौन सा ईयर में आपको सीओपी मिला है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज आपसे पूछा जाता है। एक फॉर्म होती है और एक लंबी फॉर्म होती है जो सीओपी कंफर्मेशन के लिए मींस वैलिडेशन के लिए फॉर्म होती है, वो आपको भर के कुछ उसके बाद जो है इस प्रत्येक स्टेट बार काउंसिल का जो है अलग चार्जेज होता है, उस चार्जेज आपको पे करना होता है। स्टेट बार काउंसिल का जो मैनेजमेंट टीम होती है वो आपके जो फॉर्म भरा हुआ है आपने डिटेल क्या उसको वेरीफाई करती है कि सही में आपने लिखा है कि आप कौन सा जिले में काम कर रहे हैं या कौन सा बार एसोसिएशन में काम कर रहे हैं जो है, फिर कहाँ पे आपका ऑफिस है, अगर ऑफिस नहीं है तो घर आपका परमानेंट जो आपने दिया है एनरोलमेंट के समय में वो अगर है वहां पे तो ठीक है, लेकिन आप अगर दूसरे जगह काम कर रहे हैं तो दूसरे जगह का जो एड्रेस आप देंगे वहां का वेरिफिकेशन होगा।
उसके बाद जो बार एसोसिएशन का नाम देंगे कि परमानेंटली आप वहां पे काम कर रहे हैं, उस बार एसोसिएशन से आपका वेरिफिकेशन होगा कि यहाँ पे ये जो व्यक्ति जो है, ये एडवोकेट जो है वो काम करता है या नहीं करता है। उसके बाद जो है आप जो सीओपी नंबर देंगे, सीओपी नंबर का भी वेरिफिकेशन होगा। एनरोलमेंट नंबर देंगे, एनरोलमेंट नंबर का भी वेरिफिकेशन होगा। एआईबी एग्जाम जो दिए हैं उसका रजिस्ट्रेशन जो होगा, एआईबी एग्जाम का जो रोल नंबर होगा वो आप देंगे, उसका भी वेरिफिकेशन होगा कि आपने दिया था या नहीं दिया था। तो प्रत्येक चीज का वेरिफिकेशन होने के बाद वो सीओपी को फिर आपको कंटिन्यू किया जाता है। हालांकि सीओपी जब इशू होता है तो वो लाइफ टाइम के लिए रहता है, लेकिन उसका वैलिडेशन प्रत्येक 5 ईयर पर कराते रहना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे एआईबी से सीओपी को कुछ लेना देना नहीं है। एक बार एआईबी आप देते हैं तो आपको सीओपी इशू होता है, और सीओपी वो इशू होता है, वो प्रत्येक 5 ईयर पे आपको वैलिडेशन कराना पड़ेगा। और ये वैलिडेशन का जो प्रोसेस है, जैसा कि मैं फॉर्म बताया कि फॉर्म भरना पड़ता है, ये फॉर्म जो भरेंगे उसमें आपको ये भी मेंशन देना पड़ेगा कि स्टेट बार काउंसिल में जो बार के का जो इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में किस जगह पे आप वोटिंग करेंगे, ये भी जो है ना। पर अभी जैसा कि मैं आपको बताऊं कि बहुत से स्टेट बार काउंसिल का जो इलेक्शन है उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है मीन्स वहां पे पोस्टपोन कर दिया है कि आप अभी इलेक्शन नहीं कराएं, क्योंकि अभी आपके एडवोकेट का सीओपी का जो वैलिडेशन होता है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। काहे कि बहुत से ऐसे एडवोकेट हैं कि एक जगह काम करते हैं, दूसरे जाके जाके वो अपना वोटिंग करते हैं। तो ये सब को लेके जो है ये डबलिंग वोटिंग भी होता है, एक जगह काम करते हैं वहां तो वोटिंग करते हैं, या दूसरे जगह भी जाके वोटिंग कर देते हैं, या दो दो जगह पे बार एसोसिएशन में वो डबल जो है एंट्री करा चुके हैं। हालांकि बार एसोसिएशन में एंट्री होती है दो जगह, लेकिन परमानेंट आपका एक ही जगह बार एसोसिएशन में एंट्री होगी, दूसरी जगह आपका वो टेम्पररी रहेगी, मीन्स वहां पे रेगुलर नहीं रहेगा। रेगुलर मीन्स प्रैक्टिस के लिए किसी एक बार एसोसिएशन में, या तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हो, या तो हाई कोर्ट का बार एसोसिएशन हो, या तो सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन हो, वहां पर आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करने के लिए किसी एक बार एसोसिएशन में ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा। क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब कराने जाएंगे एसोसिएशन में, वहां पूछा जाता है कि आप रेगुलर यहाँ करना चाहते हैं कि यहाँ इरेगुलर है, मीन्स यहाँ पे जो है आप कभी कभी प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ इरेगुलर रहेंगे। तो स्पष्ट आपको मैं बता दिया कि अब जो है वैलिडेशन की बात होती है सीओपी का, ना कि आपको एआईबी से लेना देना है कि एआईबी पास करेंगे तभी आपका सीओपी जो है कंटिन्यू होगा, ऐसा नहीं है। पहली बार एआईबी पास करके आपको सीओपी मिलता है, उसके बाद एआईबी का सीओपी से कुछ लेना देना नहीं है। सीओपी को आपको प्रत्येक 5 ईयर पे आपको वैलिडेशन कराना पड़ेगा, जैसा कि मैं प्रोसेस वैलिडेशन का बताया आपको। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने क्लियर करना चाहा कि आप जो है एआईबी का जो मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है बहुत से यूट्यूब चैनल पे, उससे आप बचिए। और लास्टली यही बताऊंगा कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का जो है ट्रैक करते रहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आता है एआईबी पे, और ये एआईबी पे जो आएगा वही मेन माना जाएगा। विदाउट जजमेंट का कोई भी व्यक्ति आपको बोलता है कि एआईबी नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, वो कुछ नहीं। आप उसको पे बिलीव कीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे आप ट्रैक करते रहिए, उससे आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। दूसरा, मैं आपको एनरोलमेंट नंबर क्या होता है और सीओपी क्या होता है उसका डिफरेंस आपको समझाना चाहा, और आप शायद समझ गए होंगे। तीसरा जो है सीओपी का वैलिडेशन क्या होता है वो भी मैं आपको बताना चाहा, और आप शायद समझ गए होंगे, और ये वैलिडेशन का प्रोसेस भी जान गए हो। तो अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, जिससे कि आपको मेरा वीडियो कंटिन्यू मिलते रहे। थैंक यू। भारत माता की जय।